हम लोग देखने वाले क्या है, पूरी गणित के 51 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। क्वेश्चन है 2022 का आया हुआ। अब यहाँ सवाल में आपको दिया क्या गया है, सवाल में आपको लासा दिया गया है और 2 संख्याएं दी गई हैं। संख्या है एक 26 है, दूसरी 156 है, मतलब 2 संख्याएं दी गई हैं और आपको लासा दिया गया है। तो जब 2 संख्या पता हो आपको और लासा पता हो, तो 2 संख्या और लासा पता है और मासा पूछा है, मतलब 2 संख्या लासा मासा, इन चारों में क्या संबंध होता है। तो ये फार्मूला पढ़ा है आपने कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। यहाँ पर आपको दोनों संख्याएं दी गई हैं और लासा मासा से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल हम निकाल लेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं अपने को दी गई हैं और लासा दिया गया है, तो अब मासा यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये मासा निकालना है अपने को, तो लासा हम इस साइड में भेजेंगे तो ये बटा में हो जाएगा। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा लासा। अब 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। दोनों संख्याएं पता है आपको 26 और 156, तो ये हो गया गुणनफल। अब बटा में हो जाएगा लासा जो कि दिया गया है 156। तो इसको सॉल्व करेंगे, 156 से 156 कट जाएगा, कितना मिलेगा 26, मतलब आंसर क्या आ गया अपना 26। बी वाला विकल्प सही है। ये सवाल कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 144 का। कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड के लिए फैक्टर के लिए 2 और 3 मिला, तो 2 की घात कितनी है 4 और 3 की घात है 2। अब कहा है अभाज्य गुणनखंडों में, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड, घातों का योगफल। तो 2 की घात कितनी है 4 और 3 की घात कितनी है 2, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 4 धन 2 6। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या बताना है आपको। 4 विकल्प दिए गए हैं और अभाज्य संख्या पूछा है 0 1 2 8। आप जानते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जो समभी हो 2, तो अपना आंसर क्या हो गया 2। यहाँ अभाज्य पूछा था तो आंसर क्या हो गया 2। अब यहाँ पर आपको 2 रेखाएं दी गई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको ये भी याद होगा कि ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म हैं और कह रहा है सवाल में कि एक अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल की कंडीशन आपको याद होगी कि a1 बाई a2 बराबर नहीं होता b1 बाई b2 के। ये आपको रिजल्ट याद भी होना चाहिए फॉर्मूला के रूप में कि अगर 2 रैखिक समीकरणों को हम रेखाएं भी बोलते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग रेखा बोल देंगे, मतलब कोई भी एक रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। तो सवाल में रैखिक समीकरण बोले या फिर रेखा बोले एक ही बात है। इन दोनों का अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल होगा कब, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। अगला सवाल क्या कह रहा है कि रेखाओं x-2 बराबर 0 और x प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु बताना है। आपको फिर से यहाँ दिखा ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, मतलब ये रैखिक समीकरण युग्म है। और मैंने क्या बताया कि एक रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है, तो इसलिए रेखा शब्द का उपयोग कर रहा है। सवाल कह रहा है रेखाओं x-2 बराबर 0 और x प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है।
तो दो रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा मतलब उन दोनों समीकरणों का हल जो होगा वही होगा उन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा मतलब x और y का मान वही होगा उन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ से x बराबर 2 मिल जाएगा, यहाँ से y बराबर -6 मिल जाएगा। यही क्या होगा, इन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। बात समझ में आई। x का मान क्या है, कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए इस 2 को इधर भेजेंगे तो x बराबर 2 हो गया, और y का मान निकालने के लिए y को इधर भेजेंगे तो -6 हो गया। और यही जो बिंदु मिलेगा 2, -6 ये होगा इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु या फिर इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल। सवाल कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 3x धन 5y बराबर 3 और 6x धन ky बराबर 8 का कोई हल नहीं है। सवाल कह रहा है कोई हल नहीं है, मतलब आपको याद होगा जब कोई हल नहीं होता दो रैखिक समीकरण युग्म के लिए तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। और ये होता है रिजल्ट जो आपको याद रखना है कि जब दो रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होता तो रिजल्ट होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता c1/c2 का। ठीक है, a1 क्या है, पहले वाले समीकरण के x का गुणांक, b1 क्या है, पहले वाले समीकरण के y का गुणांक, और c1 क्या है, पहले वाले समीकरण का अचर पद। लेकिन खास बात यह है कि समीकरण में RHS को 0 बनाना है, RHS को क्या करना है, 0 बनाना है। इसीलिए इस समीकरण में हमने क्या किया है, 3x + 5y बराबर 3 को LHS में लाएंगे, RHS में 0 बनाएंगे तभी हम a1 b1 c1 निकालेंगे। और इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण में RHS को 0 बनाएंगे तभी हम a2 b2 c2 निकालेंगे। अब यहाँ a2 क्या होगा, दूसरे वाले समीकरण के x का गुणांक, b2 होगा दूसरे समीकरण के y का गुणांक, और c2 क्या होगा, दूसरे समीकरण का अचर पद। लेकिन ध्यान रखना वो अचर पद LHS में होना चाहिए, RHS में नहीं होना चाहिए। अगर वो RHS में है तो पहले उसको LHS में लाओ। तो अब यहाँ पर ये रिजल्ट आपको पता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर c1/c2 नहीं होगा। तो अपने को मान निकालना है तो इन दोनों को बराबर रख दो। तो इन दोनों को बराबर रख दिया हमने, और अब यहाँ पर ये a1 का मान हमने रख दिया यहाँ से 3, a2 का मान 6 रख दिया, b1 का मान 5 रखा, b2 का मान k रखा। इसको कैलकुलेट किया तो k का मान कितना मिल गया, 10। सवाल कह रहा है बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वो रेखा कौन सी है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, ये चारों रेखाओं के समीकरण हैं। और आप देखो तो ये रैखिक समीकरण भी है, जैसा कि मैंने कहा कि एक रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। अब किसी भी सरल रेखा पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उस सरल रेखा को या उस समीकरण को वह बिंदु संतुष्ट करेगा। तो ये बिंदु जिस रेखा पर होगा उस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, सभी रेखाओं पे इस बिंदु को संतुष्ट कराएंगे। तो पहले वाले विकल्प में अब इस बिंदु को संतुष्ट कराने का मतलब क्या होगा कि इस बिंदु का जो भुज है रेखा में x की जगह रखेंगे और जो कोटि है उसको y की जगह रखेंगे। तो पहले वाले समीकरण में क्या था, 2x - y, तो 2 × x, x की जगह 3 रखा तो 2 × 3 माइनस y की जगह रखा है 5 बराबर 2। अब यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, इसको सॉल्व करने पर यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि ये जो बिंदु है इस रेखा को संतुष्ट करता है, मतलब इसी रेखा पर स्थित है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो LHS में तो 1 आ गया, लेकिन RHS में अपने को कितना मिल गया, RHS में 2 है। तो LHS बराबर RHS नहीं है, मतलब ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट नहीं करेगा। और अगर ये इस रेखा को संतुष्ट नहीं करेगा तो ये बिंदु जो है, ये जो बिंदु है 3,5 इस वाली रेखा पर स्थित नहीं होगा। अब इसी प्रकार B वाले विकल्प के लिए चेक करो। B वाला विकल्प क्या है, 2x - y, तो 2 × x, x की जगह 3 रखा, माइनस y की जगह 5 रखा बराबर 1। इसको सॉल्व किया तो LHS बराबर RHS मिल गया, मतलब ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। तो अपना आंसर यही होगा।
अब सी और डी विकल्प चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट वाला, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल करेक्ट होता, एक से ज़्यादा सही होता, तो हम सी और डी को भी चेक करते। अब इस सवाल में कह रहा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल निकालना है। तो किन्हीं भी दो समीकरणों का हल कह रहा है, मतलब उन दोनों समीकरणों के जो चर हैं उनका मान पूछ रहा है। इन दोनों समीकरणों में चर क्या है, x और y, मतलब x और y का मान पूछ रहा है। x और y का ये जो मान होगा वही मान इन दोनों समीकरणों के लिए हल कहलाएगा। तो अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे हम लोग। पहली समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। अब यदि इसको जोड़ देंगे तो ये y से y कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 मिल जाएगा। अब इसे x का वैल्यू आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी रख दोगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। और y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, मान लो समीकरण 1 में रख रहे हैं तो x माइनस वाई, एक्स की जगह 2 रख दिया, माइनस वाई बराबर 2, ये y इस साइड में जाएगा, 2 माइनस 2 0, तो y का मान कितना मिल गया, 0। मतलब अपना हल क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 0। सवाल कह रहा है k का मान निकालना है ताकि समीकरण kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 और 12x प्लस ky माइनस के बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो जब दो रैखिक समीकरणों के अनेक हल होते हैं तो ये रेखाएं, ये कंडीशन आपको याद है, अनेक हल होने के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यहाँ आप ये भी जानते हो रेखाएं संपाती होती हैं तभी ये अनेक हल मिलते हैं। तो अब यही कंडीशन लगाना है आपको, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। इसके लिए मैंने क्या कहा कि समीकरण को आप ऐसे चेंज करोगे कि RHS में मिल जाए 0, तभी आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल के इस कंडीशन में रखो। तो a1 का मान k रखा, a2 का मान 12 रखा, बराबर b1 का मान 3, b2 का मान k। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से मिला k स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों को हल किया तो अब देखो ये तीन चीज़ें आपस में बराबर दी गई हैं। यहाँ नोट करने वाली क्या बात है कि ये बराबर इसके, मतलब अब ये तीन चीज़ें आपस में बराबर हैं तो ये a इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर भी होगा, इसी प्रकार ये इसके बराबर भी होगा। तो अपना k का आंसर वही होगा जो इन तीनों शर्तों को संतुष्ट करे। कौन कौन सी तीन शर्त, जब हम ये बराबर, अगर इसको हम a b c मान लें तो a बराबर b रखेंगे और a बराबर c रखेंगे, ये हो गई 2, और b बराबर c रखेंगे 3। इन तीनों शर्तों को जब संतुष्ट करेगा वहाँ से जो k का मान मिलेगा वही अपना आंसर होगा। तो पहले इन दोनों को हमने बराबर रखा, तो इन दोनों को बराबर रखा यहाँ से, फिर इन दोनों को बराबर रखा ये, और फिर इनको, इस वाले को और इस वाले को, पहले वाले को तीसरे वाले को बराबर रखा, फिर दूसरे वाले को और तीसरे वाले को बराबर रखा। अब इन तीनों को हल करेंगे और जो k का उभयनिष्ठ मान होगा, जो तीनों में मान होगा वही अपना आंसर होगा। तो अब पहले वाले को हल करो। पहला वाला क्या दिया गया था, k बटा 12 बराबर 3 बटा k, तो ये k स्क्वायर और ये 12 36, तो k का मान प्लस माइनस 6 मिलेगा। यहाँ ध्यान रखना कि जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस मिलेगा, मतलब यहाँ k के दो मान मिले हैं, +6 और -6। अब इसी प्रकार हम इसको बराबर इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ से हमने लिया k बटा 12 बराबर माइनस का k -3 बटा k, माइनस ये माइनस कट गया तो ये k स्क्वायर हुआ, 12 का इसमें गुणा करेंगे 12 के -36, इसको इस साइड में ले आए तो ये प्लस हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये k -6 मतलब k -6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से k का सिर्फ एक ही मान मिला है 6। पहले वाले समीकरण को सॉल्व किए तो k बराबर +-6, इस वाले को सॉल्व किए तो k बराबर 6। अब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग और तीनों का जो उभयनिष्ठ होगा वही अपना आंसर होगा। तो तीसरे वाले में क्या है, देखो तीसरे वाले में था 3 बटा k बराबर माइनस का k -3 बटा -k। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 3k होगा और ये k स्क्वायर प्लस 3k हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k के दो मान मिले हैं। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, यहाँ k कॉमन लेंगे, ऐसा नहीं है कि इस 6 को इस साइड में भेज दें। यहाँ ध्यान क्या रखना है,
आप के स्क्वायर बराबर 6k लिख सकते हो और यहाँ से 1k काट करके k बराबर 6 सीधा लिख सकते हो। ये वाली कैलकुलेशन जो है आपकी ये गलत है, ये ध्यान रखना। ऐसी कैलकुलेशन कभी नहीं करना है, मतलब कोई भी चर हो तो उसको काटना नहीं है। यहाँ आपने 1k से 1 को k को काट दिया, ये गलत है। हमेशा हम कॉमन लेके करेंगे, तो इसको इधर लाए और फिर k कॉमन लिया तो यहाँ k के 2 मान मिले, 0 और 6। अपना आंसर वो होगा जो तीनों में होगा, तो तीनों में क्या है 6, तीनों में 6 है, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये सवाल कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या हैं वास्तविक। तो दो मूल वास्तविक होते हैं कब, इसके लिए कंडीशन आप जानते हो। जब दो मूल वास्तविक होते हैं और ये होता तभी है या तो d 0 हो जाए या तो d ग्रेटर देन 0 हो जाए, तभी दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक। इस वाली कंडीशन में दोनों मूल बराबर हो जाते हैं और इस वाली कंडीशन में दोनों मूल अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक दोनों के लिए होते हैं। मतलब d यदि बराबर 0 के आ रहा है या 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आ रहा है, तभी होगा मूल वास्तविक। और d क्या होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखो आप, ये वाली कंडीशन भी है, ये d ही है ना, तो d ग्रेटर देन 0 और d बराबर 0। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ दी गई हैं, बात समझ में आ रही है कि दो मूल वास्तविक होते हैं यदि, तो अब दोनों विकल्प साथ दिए गए हैं तो दो करेक्ट तो होगा नहीं, तो हम ये ग्रेटर वाले को करेक्ट मान लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सवाल कह रहा है ये द्विघात समीकरण है और इसके मूल बराबर हैं, समान हैं, तो इसकी कंडीशन जानते हो आप। जब दोनों मूल समान होते हैं उसके लिए क्या होता है d बराबर 0 होता है, और d का फॉर्मूला पढ़ा है आपने b² माइनस 4ac। तो अब इस फॉर्मूले में आप b a c ये सारे वैल्यू रखो, तो ये फॉर्मूला जो द्विघात समीकरण है, यहाँ पर a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचर पद। यहाँ c ही दिया गया है, तो अब ये हो गया b का मान कितना हो गया +12, तो ये 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है x² का गुणांक मतलब 3 और c है अचर पद मतलब c। इसको सॉल्व करेंगे तो c कितना मिल जाएगा 12, यही अपना क्या होगा आंसर। अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर निकालना है आपको। तो विविक्तिकर के लिए आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। तो b क्या है x का गुणांक मतलब -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है x² का गुणांक मतलब 3 और इंटू c क्या है अचर पद मतलब 1/3। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 0, यही अपना आंसर है। कह रहा है समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो इस समीकरण के यदि हम दो मूल अल्फा और बीटा मान लें, तो आपने फार्मूला पढ़ा है दोनों मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b क्या है x का गुणांक, a क्या है x² का गुणांक, c क्या है अचर पद। तो अब यहाँ ये है फार्मूला का माइनस और b का मान -3 है, तो ये -3 बटा a का मान 5 है, ये 3/5 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पढ़ा है आपने c/a। c क्या है अचर पद मतलब 2 और a क्या है 5, तो 2/5। तो विकल्प देख लो 3/5 2/5, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ये विकल्प चेक करना है। अब अभी हमने बताया कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसके लिए d क्या होता है नेगेटिव। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। द्विघात समीकरण के लिए यदि d लेस देन 0 है, d नेगेटिव है, तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा या फिर मूल काल्पनिक होगा। तो अब d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, यहाँ कैपिटल ले लिया क्योंकि इसका अचर पद ये a स्मॉल में लिखा है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब b का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है x² का गुणांक। इस फार्मूले में a क्या है x² का गुणांक, ये a तो अचर पद है, इंटू c क्या है अचर पद मतलब a, यही a निकालना है अपने को। तो अब यहाँ मिला 16 - 4, ये 4 × 16 -4 है बराबर 0।
ये बराबर जीरो नहीं है, ये है असमीका, और असमीका को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इस माइनस वाले को इस साइड में ले गए, तो अब इसको इस साइड में ले जा रहे हैं, तो इस साइड मुंह खुला है, मतलब 4a तरफ मुंह खुल जाएगा, तो ये 4a ग्रेटर देन 16, तो a क्या हो जाएगा -4। अब ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है आप असमीका के लिए, क्योंकि इसी को आप ऐसे भी हल कर देते। अगर देखो कैसे, ये लाइन लिखी है यहाँ पे 16 - 4 है, मैं इसको इस साइड ले गया, आप ऐसा करते इस 16 को अगर इस साइड ले जाते, तो इस 16 को इस साइड ले जाओगे तो ये -16 हो जाएगा। अब ये रूल होता है कि जब किसी भी असमीका में आप दोनों पक्षों में अगर माइनस से गुणा कर रहे हो या माइनस से भाग दे रहे हो, तो उस असमीका का चिन्ह बदल जाता है, सॉरी असमीका का मुंह बदल जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे ये -4, ये -16 है, अब दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस का गुणा करोगे तो ये भी माइनस कट जाएगा, लेकिन असमीका का मुंह पलट जाएगा। जैसे अभी इस तरफ ये मुंह खुला है, तो अब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये नियम आपको याद रखना है। मतलब जब हम कभी भी असमीका के दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो असमीका पलट जाएगी। इतनी बात समझ में आई। आप इसको ऐसे मत कर देना कि अगर यहीं पे आप ऐसे कर देते, मान लो ये जो लाइन लिखी है आपके सामने, ये वाली लाइन, अगर इसको हम ऐसे यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करें, ये यहाँ पर लाइन लिखी है आपने क्या, -4a लेस -16, तो आप माइनस तो हटा दो, क्योंकि देखो आप बराबर में जब दोनों पक्षों का माइनस, जैसे यहाँ पे देता है -x बराबर -4, तो आप सीधा दोनों पक्षों का माइनस हटा देते हो, फिर ये बराबर है तो बराबर रहता ही है। तो यहाँ यदि माइनस हटाने के बाद, असमीका ऐसे ही रखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, असमीका क्या होगी, पलट जाएगी। इसको आप ऐसे उदाहरण से समझ सकते हो। आप ये जानते हो कि -2 बड़ा होता है -3 से, इतना तो पता है आपको कि ऋणात्मक संख्या अगर परिमाण छोटा है तो बड़ी हो जाती है। अब देखो -2 बड़ा है -3 से, इतना जानते हो। अब दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करो तो ये 2 हो जाएगा, और इधर माइनस का गुणा करो 3, ये तो गलत हो गया ना। ये वाली लाइन सही थी अपनी, ये वाली लाइन गलत हो गई। हम इतना तो जानते हैं 2 बड़ा नहीं होता, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे ही लिखो। अगर 2 पहले ही लिखो आप, तो इसको इधर कर दोगे। अब ये सही हो गया। तो मतलब क्या है कि जब भी असमीका के दोनों पक्षों में हम माइनस का गुणा या भाग करते हैं, तो असमीका का चिन्ह पलट देते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान। अगर किसी द्विघात समीकरण का कोई मूल है, तो वो मूल उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब उस मूल में जो द्विघात समीकरण है, उसमें x की जगह पे हम उस मूल का मान रखेंगे, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, LHS में x² - 2kx - 6 = 0 दिया गया, तो LHS में x है, इन दोनों x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3। तो ये x की जगह 3 रखा, ये 3 का स्क्वायर -2 × k × x की जगह फिर 3 रखा, ये -6 = 0। तो इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करोगे तो ये मान 9 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये -6। तो इसको सॉल्व करोगे तो k का मान कितना मिलेगा, 1/2। मतलब अगर किसी द्विघात समीकरण का कोई मूल है तो उसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या होगा कि उस द्विघात समीकरण में x की जगह उसी मूल को रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल। अब मूलों की प्रकृति के बारे में आपको कमेंट करना है। मतलब वास्तविक और बराबर होंगे कि वास्तविक और भिन्न होंगे। ये भिन्न क्या है, असमान। भिन्न मतलब असमान है, यहाँ पर कोई अंश बटा हर वाली भिन्न नहीं। वास्तविक और असमान होंगे कि वास्तविक नहीं होंगे कि वास्तविक होंगे। तो इसके लिए आपको रिजल्ट याद ही होगा, हम डी निकालते हैं और डी के बाद चीज़ों को बताते हैं। ये रिजल्ट हमने लिखा है, यदि डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, डी धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, जिसको भिन्न बोल दिया है। मतलब वास्तविक और असमान, असमान मतलब भिन्न मतलब अलग अलग। और डी ग्रेटर देन 0, देखो यहाँ भी वास्तविक, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप में लिख दिया हमने, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो 0 के। और काल्पनिक कब होगा, काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं, ये कब होगा, जब डी का मान लेस देन 0 हो। तो अब यही चेक करना है आपको, डी निकालो और डी की
डी का मान देख लो कितना आ रहा है, कैसा है। तो ये समीकरण में डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या होता है एक्स का गुणांक मतलब -4, -4 इंटू ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 2, और सी क्या है अचर पद। इसको सॉल्व करेंगे तो डी का मान 8 आएगा। 8 क्या होता है, धनात्मक होता है। तो डी का मान धनात्मक हो या 0 हो, दोनों ही स्थितियों में मूल क्या होता है, वास्तविक। लेकिन अगर धनात्मक है और 0 से बड़ा है तब तो अलग अलग होगा, मतलब असमान होगा, मतलब भिन्न होगा। और यही यदि 0 आ जाता तो हम बोल देते मूल समान है। तो विकल्प अपना क्या आंसर हो जाएगा, बी, वास्तविक और भिन्न। अब कह रहा है इस समीकरण में x का मान निकालना है, तो इसको सीधा हल कर लो। यदि यह 1/x² + 6 = 1/10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिर्य गुणा 1 का 10 में होगा, इसका इसमें होगा, तो x² + 6 का 1 में करोगे यही आ जाएगा, 1 का 10 में करोगे यही आ जाएगा। अब इसको पक्षांतरण करके 6 को उस तरफ ले जाएंगे -6 और घटा देंगे 4 और सॉल्व करेंगे तो +-2 आएगा। ये जरूर नोट करके रखना आप कि x² = 4 तो x = +-2, मतलब क्या, जब वर्गमूल लेते हैं तो +- दोनों मिलता है। अब ये चित्र दिया है, कहा है DE समांतर BC। अभी ये चित्र दिखाते हैं आपको, इसमें DE समांतर BC बोल रहा है, ठीक है। ये हो गई DE और ये हो गई BC, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। कह रहा है AD = x, AD ये वाली भुजा x दिया है, BD मतलब ये वाली भुजा x-2 दिया है, AE ये वाली भुजा x+2 दिया है, और EC ये वाली भुजा x-1 दिया है। तो x का मान निकालना है। तो आप त्रिभुज के रूल से जानते हो कि अगर DE समांतर BC होता है तो ये वाली भुजा गुणे ये बटा में ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा बराबर होता है ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा। ये चारों भुजाओं के आपको मान दिए हैं x के रूप में, तो इनको रख दो। तो अब आप नियम जान गए हो कि अगर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है तो AD बटा DB और AE बटा EC, ये लगा दिया हमने। AD का मान रखा x, BD का x-2, AE का x+2 और EC का x-2। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, ये तिर्यक गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का कितना मान मिलेगा, 4। यही अपना आंसर है। इस सवाल में कह रहा है भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। एक त्रिभुज है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और भुजा ए दी गई है और उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए हम जानते हैं तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, ए, और तीनों कोण भी होगा क्या, बराबर और 60 अंश। ये वाला कोण 60, ये वाला कोण भी 60, और ये वाला पूरा ये वाला कोण जो है ये भी 60 होगा। ये समबाहु त्रिभुज के नियम से हम जानते हैं। अब देखो, अगर ऊंचाई चाहिए मतलब लंबवत ऊंचाई चाहिए, मतलब इसकी बिंदु C से हम इस पे लंब डाल दें तभी तो ऊंचाई मिलेगी, मतलब लंबवत ऊंचाई मिलेगी। तो अब हम ये जानते हैं त्रिभुज नियम से कि अगर समबाहु त्रिभुज ये वाली भुजा बराबर होती है तो ये मध्य बिंदु पे लंब होता है ना, ये वाली भुजा, खैर यहाँ तो तीनों ही बराबर है तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा E का मध्य बिंदु हो जाएगा, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, मतलब ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, a/2, और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, a/2, तभी ये पूरी भुजा क्या है, a। अब यहाँ पर हम लोग अगर tan 60 लगा दें त्रिभुज AEC में हम tan 60 लगा दिए तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इस कोण के लिए ये सामने वाली भुजा लंब हो गई, मतलब EC, और आधार हो गया AE। तो अब EC का मान यही तो निकालना है अपने को, यही ऊंचाई निकालना है, और tan 60 होता है √3। AE का मान यहाँ से हमने निकाला है a/2, क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु होगा, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और आधी हो जाएगी, ये a है तो ये a/2 हो जाएगी। तो अब इसको रखकर यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये a/2, ये 2 ऊपर गया, और यहाँ से CE निकालना है, ये तिर्यक गुणा कर दो, ये बटा में चला जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, a√3/2। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है। इसके लिए नियम जानते हो आप
कि दो समरूप त्रिभुज के लिए जो क्षेत्रफल में अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजा का अनुपात का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात कितना है 4/9, तो उसका स्क्वायर कर दो। तो ये 4 चौक 16, ये 9 9 81, तो आंसर कितना मिल जाएगा 16:81। ये सीधा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसकी भुजा के अनुपात का स्क्वायर होगा। अब भुजा का अनुपात दिया है आपको 4:9, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर इन दोनों का होगा, तो 4 का 16 हो गया, 9 का 81 हो गया। यहाँ कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है, बीसी 5√3 है, एसी है 10, कोण बी का मान निकालना है। तो जब भी आपको भुजाओं की माप देकर कोण के बारे में पूछे तो आप ये देखना कि क्या पाइथागोरस प्रमेय लग रही है क्या, मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर और 5√3 का स्क्वायर करो और योग करो तो वो 10 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय अपनी लग रही है। और अगर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है तो एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, मतलब 90 अंश होगा। अब कौन सा 90 अंश होगा ये भी देखना पड़ेगा आपको। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, मतलब जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वही कर्ण होगी। तो अब यहाँ पर ए बी ये 5, अगर हम कोई रैंडम त्रिभुज बना लिया हमने, तो अब अगर इसको 5 दिया, ये इसको नाम 5√3 ये 10 दिए, तो इसके सामने वाली भुजा कोण बी ही बन रहा है। इस 10 वाली भुजा के सामने कोण बी मिल रहा है और ये बी कितना है 90 अंश है। अब इसमें दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिए गए हैं आपको 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, और इनके क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आपको याद होगा कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो परिमाप के अनुपात का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात अभी पिछले वाले फार्मूले में पढ़ा आपने, बराबर होता है भुजा के अनुपात का स्क्वायर, और यही होता है परिमाप के अनुपात का भी स्क्वायर। तो ये 40 और 60 दिया है। अब देखो अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात के लिए हम कोई कॉमन संख्या से भाग भी देते हैं ताकि सरलतम रूप में मिल जाए। तो यहाँ पे 40 और 60 में 20 कॉमन है, 20 से भाग दे तो 40:60 लिखें या फिर 2:3 लिखें। 20 से भाग देंगे ये 2 और ये 3। ठीक है, तो अनुपात सदैव सरलतम रूप में लिखते हैं। तो अब ये 2:3, इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर करो 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 4:9। यहाँ पे कह रहा है यदि बिंदु ए, ओ और सी संरेख हैं, ये 3 बिंदु संरेख बोल रहा है। तो संरेख होने का मतलब क्या है कि उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए मतलब कोई त्रिभुज ही ना बने, तभी तो वो सीधी रेखा में होंगे। संरेख होने का मतलब क्या है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों, और एक ही रेखा में होंगे तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये वाला बिंदु यहाँ कहीं भी होता, इसके बगल में भी होता, तब भी हम त्रिभुज बना देते, मतलब क्षेत्रफल कुछ ना कुछ मिल जाता। और क्षेत्रफल ना बने इसके लिए क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 0। त्रिभुज ना बने इसके लिए क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 0। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है आपको, 1/2 x1 y2 - y3 + x2। ये अब इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू रख देनी है, तो आंसर मिल जाएगा b = 2a। अब ये फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं ये देखने के लिए आपको पूरी डिटेल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। देखो इस वाले सवाल में इस बिंदु R के निर्देशांक पूछा गया है, और R बिंदु अपना कहाँ है ये देख लो आप। ये चौथे चतुर्थांश में है, ये x वाली दूरी 2 है और y वाली दूरी 3 है। हम जानते हैं x ये धनात्मक वाला है, ये y ऋणात्मक वाला है। तो इसका बिंदु कैसे लिखेंगे, सबसे पहले भुज लिखेंगे, मतलब x का मान मतलब 2, प्लस x में गए हैं इसलिए +2 लिखेंगे, और y में -3 आए हैं इसलिए -3 लिखेंगे। यही इसका क्या होगा आंसर। इस सवाल में कह रहा है y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। अब देखो ये बिंदु है कहाँ y अक्ष पे, पहली बात
पहली बात ये बिंदु है वाई अक्ष पे, दूसरी बात इन बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो वाई अक्ष पर होने का मतलब क्या है कि वाई अक्ष पे भुज सदैव क्या होगा, 0, इतना पता है आपको। वाई अक्ष पर x का मान 0 होगा, x का मान मतलब भुज क्या होगा, 0। तो अगर कभी भी आपको वाई अक्ष पर बिंदु मानना हो तो आप उसका भुज कितना मानोगे, 0। अब कोट या कुछ भी मान लो अपनी इच्छा से, ABC XYZ कुछ भी मान लो, भुज उसका क्या होगा, 0। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो दो बिंदु दिए गए हैं इनसे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इन दोनों बिंदुओं से दूरी कितनी है, बराबर। मतलब ये BC जो है वो AC के बराबर है। यही कंडीशन लगा दिया हमने और इसको सॉल्व किया दूरी वाले फॉर्मूले से। दूरी फॉर्मूला पता है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, y1 इसके लिए हम x2 मान लिए, इसको y2 मान लिए, तो ये 0 मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये b माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार ये मिलेगा 0 माइनस 6 और b माइनस 5। तो दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, वर्ग करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा और फिर ये a माइनस बी से इसको खोलो, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इधर ये 36 हो गया और ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो b बराबर कितना मिलेगा, 9। आपको निकालना था बिंदु, बिंदु को माना था आपने 0, b का मान कितना मिल गया, 9, तो बिंदु क्या हो गया, 0, 9। यही आपका आंसर है। अभी सवाल में कह रहा है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है आपको। मूल बिंदु जानते हो आप 0, 0 होता है। अब दो बिंदु पता है आपको, इनके बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला लगा दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये x1 माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस, और x2 का मान भी -6, तो ये -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 प्लस 6 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, और ये 0 माइनस 8 हो जाएगा और -8 का स्क्वायर करो या +8 का स्क्वायर करो, एक ही बात है। चलो यहाँ माइनस भी कर देते हैं। अब -8 का स्क्वायर भी 64 मिलेगा, +8 का स्क्वायर भी 64 मिलेगा, जोड़ोगे 100 आएगा, वर्गमूल लोगे 10 आएगा। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी बतानी है। अब किसी भी बिंदु की यदि x अक्ष से और y अक्ष से दूरी पूछे तो आप उस बिंदु को देख लो कहाँ पर होगा, वो किस चतुर्थांश में होगा, उसकी स्थिति देख लो। अब ये 3, 4 मतलब x पे धन x पे 3 और धन y पे 4, तो धन x पे 3 धन y पे 4 मतलब बिंदु मिल गया अपने को 3, 4। अब ये वाली दूरी अगर 3 है तो ये वाली दूरी भी 3 होगी, और ये दूरी अगर 4 है तो ये दूरी भी 4 होगी, और दूरी सदैव लंबवत ली जाएगी। अब देखो यहाँ पर बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछा है, y अक्ष ये है, ये पूरा, और दूरी तो बहुत सारी है इसकी y अक्ष से, तो कौन सी दूरी निकालें, सदैव लंबवत दूरी चाहिए अपने को, मतलब ये वाली दूरी चाहिए, और ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, तो y अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, 3। यही अपना आंसर होगा। और दूरी सदैव क्या ली जाएगी, धनात्मक। अगर इस बिंदु का निर्देशांक मान लो -3 रहा होता तब भी दूरी कितनी होती, 3। क्यों, क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक ही ली जाती है। कह रहा है बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला पता है आपको, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये पहले वाला बिंदु हो गया x1 y1, ये दूसरा वाला बिंदु हो गया x2 y2। तो फॉर्मूले में मान रख दो, ये हो गया x1 प्लस x2, x2 का भी मान माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ही। अब ये 6 और 10 16, 8 हो गया, और ये -2 -4 हो गया, -4/2 कितना हो गया, -2। तो अपना आंसर मिल गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिंदुओं -4, 2 तथा 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इस बार दिया गया है आपको। और मध्य बिंदु को अगर ध्यान से देखो तो इसमें ये अल्फा अननोन है और यही अल्फा पूछा है आपसे। तो आप क्या करो, आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालो, और वो जो मध्य बिंदु निकालोगे वो इस मध्य बिंदु के बराबर आएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि मध्य बिंदु ये है।
मतलब ये वाला बिंदु और आप जो बिंदु निकालोगे वो दोनों बराबर होंगे। और कोई भी दो बिंदु बराबर तभी होंगे जब उन बिंदुओं के भुज आपस में बराबर हों और कोटि आपस में बराबर हों। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, इन दोनों बिंदुओं के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाकर मध्य बिंदु निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपने लिखा है, मध्य बिंदु हमने लिखा, अब यहाँ निकाल रहे हैं -x1 मतलब x1 + x2 बटा 2, x1 है -4, x2 है 5 बटा 2, y1 है 2, y2 है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 और ये मिल गया 4। अब ये जो बिंदु है ये सवाल के दिए गए बिंदु के बराबर होगा, α/8, 4 के। अब ये दो बिंदु आपस में बराबर तभी होंगे जब इनके भुज आपस में बराबर हों और इनकी कोटि भी आपस में बराबर हो। देखो कोटि तो बराबर है ही, 4 = 4, मतलब ये दोनों भुज भी आपस में बराबर होंगे, तभी ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे। मतलब α/8 = 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा कितना मिल जाएगा, 4। इस सवाल में कह रहा है बिंदु -4, 0, 4, 0, 0, 3 शीर्ष हैं। अब देखो 3 बिंदु दिए गए हैं और ये कह रहा है किस त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जब भी कोई बिंदु देके आपको त्रिभुज की प्रकृति बतानी हो कि वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप ये जानते हो कि जब हम भुजाओं की लंबाइयाँ निकाल लेंगे तो उसके आधार पे बता देंगे। यदि पाइथागोरस प्रमेय लग रही होगी तो समकोण त्रिभुज, और तीनों भुजाएं बराबर आएंगी तो समबाहु त्रिभुज, कोई दो भुजा बराबर आएगी तो समद्विबाहु, और तीनों भुजाएं अलग अलग आएंगी तो विषमबाहु। तो ये 3 शीर्ष दिए गए हैं। अब इन भुजाओं को हम पता कर लेंगे कैसे, दूरी वाले फार्मूले से। दूरी वाले फार्मूले से AB निकालेंगे, दूरी वाले फार्मूले से BC निकालेंगे, दूरी वाले फार्मूले से AC निकालेंगे। ठीक है, और उन भुजाओं में संबंध देख लेंगे कि वो बराबर हैं कि बराबर नहीं है या पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। तो AB अब निकाल लोगे आप। AB कैसे निकालोगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार BC और इसी प्रकार AC। अब हम देखेंगे कि ये दो भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर। और अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही अपना आंसर होगा। अब अगला सवाल अगर हम देखें तो अगले वाले सवाल में क्या कह रहा है ये, कि दो बिंदु दिए गए हैं आपको, दो बिंदु दिए गए हैं आपको sin θ, sin θ और cos θ - cos θ, और इन दोनों के बीच की दूरी ही निकालनी है आपको। दूरी का फॉर्मूला पता है आपको, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये है अपना x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 मान रखो। तो x1 - x2 मतलब sin θ - cos θ का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, ये हो गया y1 sin θ माइनस, और माइनस ये भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। आपके पास मिला था sin θ - cos θ का होल स्क्वायर और sin θ प्लस cos θ का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर लगाओ, a² प्लस b² माइनस 2ab, और इसका a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये -2ab प्लस 2ab ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अब sin² θ cos² θ 1 होता है, और ये भी sin² θ cos² θ 1 होता है। तो ये 1 1 1 2 √2, मतलब दूरी कितनी मिल गई अपने को, √2। अब देखो अगले वाले सवाल में क्या कह रहा है, 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान पूछा है आपको। तो अब आप ये फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है sin 2a का। तो a क्या, 30 अंश, तो ये हो गया sin 2 × a 30 हो गया sin 60। अब इसको आप उस तरीके से भी कर सकते थे, इसका मान रखते 30 अंश और वहां से कैलकुलेट करते। ये सवाल कह रहा है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान निकालना है आपको। आप एक सर्वसमीका जानते हो, 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। यहीं पे अगर हम tan को इस तरफ पक्षांतरण करें तो हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। आप इस रूप में भी इसको याद रखे हो, मुझको ऐसा पता है। तो अब अगर ये जो लाइन दी गई है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो ये मिलेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, तो ये 9 × 1 = 9। अब इस सवाल में आपको sin a का मान 4/5 दिया है और tan a का मान पूछा है।
तो आप साइन ए बराबर जानते हो लंब बटा कर्ण होगा, मतलब लंब है कितना 4, कर्ण है कितना 5, लंब हो गया 4। अगर इस कोण के सापेक्ष हम बात करें, यही तो है अपना ए, तो इसके सापेक्ष लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाली भुजा निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जो ए बी है वो मिल जाएगा कितना 3। अब ए बी भी मिल गया आपको 3। आपको निकालना क्या था tan। tan आप जानते हो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब लंब आपको पता है 4, आधार पता है 3, तो आंसर क्या हो गया 4/3। आपको दिया है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पूछा है। आप जानते हो ये थीटा के किस कोण का मान होता है 2, 60 अंश का। क्योंकि देखो आपको याद होगा cos 60, आपको cos 60 याद होगा 1/2। तो आप ये जानते हो कि cos का उल्टा ही तो होता है सेक, तो इसका उल्टा करोगे तो 2 मिल जाएगा। तो कितने का होता है मान 60 अंश का। तो थीटा कितना मिल गया अपने को 60 अंश। अब इस सवाल में आपको दिया है tan 46 प्लस ए बराबर cot 30 और आपको ए का मान निकालना है। तो अब जब भी आपको tan और cot दिख जाए तो बराबर में या बटा में और उसका मान ना पता हो, कुछ ऐसे कोण मिले आपको जिनका मान ना पता हो, जैसे 46 है मान नहीं पता है, तो आप हमेशा 90 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से जाओ। 90 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से कब जाओगे, जब tan और cot साथ में दिख जाए और वो सरल ना हो रहे हो। जैसे यहाँ पे 46 मान नहीं पता है तो 90 माइनस थीटा। हम ये जानते हैं कि ये cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ कितना है 46 प्लस ए, तो ये cot 90 माइनस ये थीटा बराबर tan थीटा होगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर ले। अब ये इतना लिखा है, तो अब इस साइड का भी cot इस साइड का भी cot हटा देंगे तो ये कितना मिलेगा 90 माइनस 46 प्लस ए बराबर 30। तो इसी लाइन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 90 माइनस 46 माइनस ए हो जाएगा, ये 90 माइनस 46 और ये 30 इधर आएगा घटेगा, ए उधर जाएगा प्लस हो गया, तो ए का मान कितना मिल गया अपने को 14 अंश। यही निकालना था। तो 90 माइनस थीटा कब लगाना है ये आपको ध्यान रखना है, जब tan और cot का पेयर हो या sin cos का पेयर हो या sec cosec का पेयर हो। क्योंकि आप जानते हो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो दोनों को एक दूसरे में हम बदल देते हैं और वो चीज़ें आसानी से सिंप्लीफाई हो जाती हैं इसलिए। या फिर sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। तो ये पेयर जब भी आपको दिख जाएं और वहाँ कुछ ऐसा कोण हो जो आप हल नहीं कर सकते हो, तो आप 90 माइनस थीटा की शरण में जा सकते हो। tan दिया गया है आपको √3 और cos b दिया है आपको √3/2। तो a प्लस b का मान निकालना है आपको। मतलब अगर यहाँ से आप a निकाल लो और यहाँ से आप b निकाल लो तो दोनों को जोड़ दोगे तो a प्लस b हो जाएगा। अब ये tan a कैसे निकलेगा, ये कितने कोण का मान होता है tan के 60 अंश का, और ये कितना होता है 30 अंश का। तो वही कर दो आप। हमने क्या किया, ये कितना होता है 60 का, अब दोनों साइड का tan हटा दोगे तो a कितना मिल जाएगा 60। इसी प्रकार ये कितना होता है 30 अंश का, तो b मिल गया 30, a मिल गया 60, तो a प्लस कितना मिल जाएगा 90। अब देखो अगले वाले सवाल में फिर आपको साइन और कॉस दिख गया और ये दो कोण ऐसे दिख गए जिनका मान आपको नहीं पता है। तो जब भी साइन कॉस का पेयर दिखे, tan और कॉट का पेयर दिखे और कॉसेक और सेक का पेयर दिखे और ऐसे कोण दिखे जो आपको नहीं पता है, तो आप एक को बदल दो 90 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से। अब ये जो साइन 27 है इसको आप इस साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब ये cos कितना हो गया 90 में 27 घटा दो 63, और ये cos 63, और दोनों संख्याएं बराबर हैं, मतलब ऊपर भी cos 63 नीचे भी cos 63, तो कितना मिल जाएगा 1। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 90 माइनस थीटा आप कब लगाओगे, 90 माइनस थीटा आप साइन कॉस के पेयर में लगा दो। अब इस त्रिभुज में आपको साइन a प्लस b/2 का मान पूछा है। अब देखो साइन के साथ कुछ भी लिखा हो वो कोण ही होगा। साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, इन सभी के साथ जो भी लिखा हो
वो कोण ही होगा, मतलब ए भी कोण होगा बी भी कोण होगा, तभी तो ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी कोण होगा, 2 का भाग देंगे वो भी कोण होगा, मतलब इस साइन के साथ कुछ भी लिखा हो क्या होगा, कोण। अब मतलब ए बी सी क्या हो गए, कोण। हम ये जानते हैं कि एक त्रिभुज के लिए तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 180 अंश। ए बी सी क्या है, कोण है। तो यहाँ से a प्लस बी कितना निकालेंगे, 180 माइनस सी, ये इधर गया माइनस का हो गया। अब दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिए तो इधर भी 2 का भाग दे दिए। अब देखो ये 2 क्या होगा, इसके लिए 90 180 बटा भी 2 होगा और सी बटा 2 भी होगा, तो 180 बटा 2 90 आ गया। अब ये लाइन अपने को पता चल गई। अब आप अगर सवाल को देखो तो यही तो कह रहा था साइन ए प्लस बी बाई 2, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम साइन ले लेंगे। तो ये आपको नोट रखना है क्या, कि हम दोनों पक्षों का कभी साइन ले लेंगे, कभी कॉस ले लेंगे, कभी टेन ले लेंगे। हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों पक्षों का ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के आधार पे, ठीक है। तो ये लाइन लिखी थी, अब इस लाइन का दोनों पक्षों हमने साइन ले लिया, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस सी बाई 2। अब 90 माइनस थीटा हम साइन का जानते हैं कॉस थीटा होता है, और थीटा क्या है अपना सी बाई 2, तो यही अपना आंसर हो गया। विकल्प देख लो, बी वाला विकल्प सही है। अब इस क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया गया है, और आपको साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का मान निकालना है। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से इसको इधर ले गए और इस 2 को यहाँ बटा में किया और फिर से स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से अगर फिर से स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/4। ऐसा कर क्यों रहे हैं हम लोग, क्योंकि अपने को पावर 4 चाहिए, और पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। a क्या है अपना साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है अपना कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक पता है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो पहले इतना लिख लिए ना, तो अब इसको हम बढ़ा रहे हैं, ये नोट करने वाली बात है। यहाँ से देखना आप, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा। आप फॉर्मूला देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी बनेगा, क्योंकि एक फार्मूला ये भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर इस वाले फॉर्मूले से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो ये माइनस में जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा। अब देखो अपना a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 मिल जाएगा। इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अगर घटाने से कुछ सर्वसमीका बन रही होती, मान लो यहाँ पे सेक और टेन होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस वाला लगाते। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये बात आपको नोट करनी है। अब बस वही कर दिया, इसका मान 1 हो गया, 1 स्क्वायर हो गया, ये -2, इसका मान पीछे से रख दिया 1/4, कैलकुलेट कर लिया, आंसर कितना मिल गया 1/2। तो इस सवाल की खास बात यही है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लगाएं या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लगाएं। तो हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर a था साइन स्क्वायर थीटा, b था कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाए। इसलिए अगर सवाल में सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। पढ़ो, कॉसेक ए बराबर सेक ए दिया है और आपको ए का मान निकालना है। तो मैंने क्या कहा, कॉसेक और सेक का पेयर है तो आप 90 माइनस थीटा लगा दो। तो इस कॉसेक को आप सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते थे, लिख दिया सेक 90 माइनस थीटा। इस कॉसेक को क्या लिख दिया मैंने, सेक 90 माइनस ए। अब क्या किया हमने, ये सेक से हटा देंगे तो 90 माइनस ए बराबर ए,
तो इस ए को इधर ले जाओ 2 और 2 का भाग दे दोगे तो कितना मिल जाएगा 45। 90 माइनस ए बराबर ए लिख दिया, इसको इधर ले जाओ प्लस, तो ये ए 2a हो गया, 2 से भाग दोगे तो 45 मिल जाएगा। कह रहा है पृथ्वी पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है ऐसा बोल रहा है, मान लो सवाल में कभी ये ना बोले कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये ऊर्ध्वाधर शब्द ना बोले, तब भी आपको मीनार हो, मकान हो, पहाड़ हो, खंभा हो, ये सारे शब्द आपको कैसे मानने हैं, जमीन पे ऊर्ध्वाधर मानना है, मतलब 90 अंश पे मानना है। ऊंचाई और दूरी का ये कॉन्सेप्ट है। कह रहा है पृथ्वी के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये है मीनार का पाद बिंदु मतलब मीनार का निम्नतम बिंदु, इससे 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है सी, ये 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से ये जो शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो अब ये एक त्रिभुज है, इसमें आप tan 60 लगा दो। tan क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब है AB, आधार है BC, बस यहाँ से tan 60 का मान रख दिया हमने, और AB और BC का मान रख दिया, ये वाली दूरी दी गई थी, तो यहाँ से AB कितना मिल जाएगा 15√3। इस वाले सवाल में कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार। अब देखो यहाँ नहीं कहा है मीनार ऊर्ध्वाधर है या कैसी है, लेकिन अपने को मानना कैसे है, हमेशा ऊर्ध्वाधर मतलब 90 अंश पे, तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात tan या cot लगा पाएंगे, इतना पता है आपको। अब पृथ्वी पर एक बिंदु है और उसका अवनमन कोण। अब देखो ये शिखर से देख रहे हैं, तो शिखर से नीचे देख रहे हैं इसलिए गर्दन झुका रहे हैं, इसलिए अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण ये बनेगा, ये 30 अंश। अब हम जानते हैं कि ये समांतर रेखा होगी, ये वाली रेखा ये दृष्टि रेखा हो, ये क्षैतिज रेखा होगी, ये अपनी दृष्टि रेखा होगी, और ये इसके समांतर है ना, ये क्षैतिज रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण से ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में आप tan 30 लगा दो, तो लंब बटा आधार मतलब AC और आधार BC, तो ये BC तो निकालना था आपको, क्या निकालना था, मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकाल लो आप। BC कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा 50√3। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मीनार कैसी है, ऊर्ध्वाधर ही होगी, अगर सवाल में नहीं कहे तो भी मानना है। जमीन पर बनने वाली छाया, अब देखो जमीन पर इसकी छाया तो ऐसे बनेगी ना, ये मीनार खड़ी है और ये जमीन है और इस पर छाया बनी है, ठीक है। अब छाया की लंबाई 20√3 दिया है और मीनार की ऊंचाई दिया है 20, तो निकालना क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है वो सूर्य को देख रहा है, तो ये कितना उन्नयन कोण बनेगा, मतलब ये थीटा निकालना है अपने को। अब यहाँ भी हम क्या करें, tan थीटा लगा दें, तो tan थीटा लगा दिया, लंब बटा आधार मतलब AB बटा BC। अब ये मान रख दिया, ये 20 से 20 कट जाएगा, 1/3, 1/3 कितने कोण का मान होता है 30 अंश का, तो अपना उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 अंश। अब ये सवाल कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, त्रिज्यखंड के लिए चाप की लंबाई क्या होगी, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होती है थीटा बटा 360 इंटू 2πr, थीटा बटा 360 इंटू 2πr। थीटा क्या है, वही जो त्रिज्यखंड बना रही है, दो त्रिज्याएं आपस में मिलकर जो केंद्र पर कोण बनाएंगी वही क्या है थीटा, ठीक है। आर क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, ध्यान रखना मिनट की सुई जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है और 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आप जैसे ही पढ़ोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वैसे ही आपको याद आ जाएगा कि वृत्त की त्रिज्याएं जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनाती हैं उसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू πr²। अब ये जो घड़ी है ये भी तो वृत्ताकार ही होगी, और ये जो जिस भी सुई की बात कर रहा है मिनट वाली या घंटे वाली,
उसकी जो लंबाई होगी वही हो जाएगी क्या, वृत्त की त्रिज्या। अब अपने को निकालना क्या है, बस थीटा ही निकालना है। जैसे ही अपने को थीटा पता चल जाएगा काम बन जाएगा। अब हम ये जानते हैं यहाँ सवाल में मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, और मिनट वाली जो सुई है पूरा एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में, और एक चक्कर में कोण घूमती है 360 अंश का। मतलब 60 मिनट में कितना कोण घूमती है, 360। 60 मिनट मतलब एक चक्कर, एक चक्कर में 360 अंश का कोण, मतलब 60 मिनट में 360 का कोण। लेकिन यहाँ सवाल में कह रहा है कि 5 मिनट में ही बताओ क्षेत्रफल आप। अगर सवाल में 5 मिनट का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 5 मिनट में घूमा गया कोण चाहिए। इतनी बात समझ में आई। तो अगर 360 अंश घूम रहा है वो 60 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना घूमेगा, 360 बटा 60 गुणे 5 मतलब 30 अंश। तो यही अपना थीटा है। थीटा क्या मिल गया अपने को, 30 अंश। अब आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला आप जानते हो त्रिज्यखंड के लिए क्षेत्रफल का, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ घड़ी है तो घड़ी की सुई की लंबाई, और सवाल में वो भी आर ही दिया है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये 12 मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बटा 12। सवाल में हो सकता है कि सुई की लंबाई दे देता 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर की जगह वही मान हम लोग रख देते। सवाल कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है। आधार का क्षेत्रफल दिया गया है आपको, और आधार का ही व्यास निकालना है। आप जानते हो कि एक बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार होता है। आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। मतलब इस बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, और ये वृत्त क्या है, आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो वही त्रिज्या भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल आपको 9 पाई दिया है, तो पाई से पाई काट दो, और ये आर स्क्वायर बराबर 9, तो वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस मिलेगा। लेकिन अपने को लंबाई, त्रिज्या क्या है, लंबाई है, जो कि धनात्मक लेनी है, तो यहाँ पे प्लस वाला ले लो। अब व्यास आप जानते हो, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या मतलब 2r। तो 2 इंटू आर का वैल्यू 3 है, तो ये कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर। सवाल में आपको बेलन के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। अभी हमने बताया कि बेलन का आधार कैसा होगा, वृत्ताकार, मतलब उसकी त्रिज्या होगी। और 2 बेलन ले लिए, तो एक वाले की त्रिज्या आप R1 मान लो, दूसरे वाले की त्रिज्या आप R2 मान लो। तो R1 अनुपाते R2 दिया गया है आपको 1/2। तो जब भी कभी आपको अनुपात दिख जाए, जैसे यहाँ पे आपको अनुपात दिखा R1 अनुपाते R2, तो आप उसको हमेशा बटे के रूप में लिख लो। R1 बटा R2 हो जाएगा ये 1/2। अगर ये R1 लिखा बटा R2 लिखा, तो R1 आपने ऊपर लिखा है तो इसका वाला ये भी ऊपर रहेगा। ठीक है। अब सवाल में और पढ़ो तो इनकी ऊंचाइयों में भी अनुपात दिया है 4:1, तो इनकी ऊंचाइयां भी आप मान लो H1 और H2। तो H1 अनुपाते H2 भी ये दिया गया था 4:1, तो H1 बटा H2 कितना हो जाएगा, 4/1, इसी वाले नियम के आधार पे, अनुपात वाले नियम के आधार पे। अब निकालना क्या है, आयतन का अनुपात। आप बेलन के आयतन का फॉर्मूला जानते हो। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाले बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, और दूसरे वाले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। अब देखो पाई से पाई कट गया, ये R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R1 बटा R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाई H2। अब पीछे हमने H1 R1 बाई R2 का मान लिखा था कितना, 1/2, तो स्क्वायर हो गया। और H1 बटा H2 का मान यहाँ 4/1 रख दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/1। अब जैसे हम अनुपात से बटा में गए थे, अब उसी प्रकार बटा से अनुपात में आ जाएंगे, तो ये कितना मिलेगा, 1:1। अगर मान लो 1/5 होता तो क्या बोलते, 1:5,
मान लो 2/3 आता तो क्या बोलते, 2:3। तो ये तरीका आप याद रखना, अनुपात से भिन्न में जाना और भिन्न से अनुपात में। सवाल कह रहा है गोले का व्यास निकालना है। अच्छा, गोले का व्यास दिया गया है और आयतन निकालना है, मतलब गोले का जो आयतन है वो व्यास के रूप में निकालना है आपको, है ना। आप गोले का आयतन याद किए हो उसकी त्रिज्या के रूप में। त्रिज्या के रूप में गोले का आयतन आपने याद किया है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप व्यास और त्रिज्या में ये संबंध जानते हो, व्यास बराबर 2 इंटू आर। तो अब ये जो आर यहाँ से यदि निकालोगे तो यहाँ से आर कितना मिलेगा, डी मतलब व्यास बटा 2। तो अब ये जो 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला आपको याद है, इसी वाले फॉर्मूले में आर की जगह आप डी बटा 2 रख दोगे तो जो आयतन का फॉर्मूला होगा वो व्यास के रूप में हो जाएगा। तो हमने यहाँ डी बटा 2 रख दिया, ये क्यूब कर दिया, तो ये 4/3 पाई डी का क्यूब डी क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब 8 हो गया। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना मिला, 1/6 पाई डी क्यूब। यही अपना आंसर है। इसको आपको याद नहीं रखना है, आप याद रखो सिर्फ त्रिज्या के रूप में और फिर इसको बदल देना है, क्योंकि कितने फॉर्मूले याद रखोगे। सवाल में आपको समांतर माध्य दिया है 21, किसका किसका, 5, 10, 15, आर, 20, 35 और 40। और ये जो आर अननोन है यही आर आपको निकालना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और समांतर माध्य 21 दिया है, पदों का योग मतलब इन सभी पदों का योग, 5 धन 10 धन 15, 5 धन 10 धन 15 धन आर धन 20 धन 35 धन 40, 20 35 40 बराबर पदों की संख्या। पद गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बटा 7 कर दिया। अब ये तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर लो, 7 का इसमें तिर्यक गुणा करो और बराबर इन सभी को जोड़ो, जो जो जुड़ रहा है, तो ये 125 प्लस आर आ जाएगा। आर ही निकालना है आपको, तो पक्षांतरण करके निकाल लो, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ही, ये माइनस प्लस घट जाएगा, तो आंसर कितना मिल जाएगा, 22। मतलब आर का मान कितना है, 22। आर का मान हम 22 लिए थे, तभी समांतर माध्य कितना मिला था, 21। कर लो कॉपी। आपको एक आंकड़ा दिया गया है 2, 3, 4, फिर 5 है 3 बार, 6, 7 है 3 बार और अल्फा भी है और 2 भी है, और इसका बहुलक 7 दिया गया है। ये जो संख्याएं हैं इनका बहुलक क्या है, इस आंकड़े का बहुलक कितना है, 7, और अल्फा का मान निकालना है। तो जब भी आपको बहुलक निकालना हो तो आप एक सारणी बना लो, कैसी, वो जो आंकड़ा होगा, जो संख्याएं होंगी और उसकी बारंबारता। तो आप जब सवाल देखोगे तो देखो सवाल 2 कितनी बार आया है, ये 1 हो गया और 1 ये हो गया, मतलब 2 आया है 2 बार। 3 को देखो 1 बार आया है, 4 भी 1 बार आया है, 5 को देखो 1 2 3 बार आया है, 6 1 बार आया है, 7 कितनी बार आया है, 1 2 3, और ये जो अल्फा है वो 1 बार आया है। ठीक है, 7 3 बार आया था, अल्फा 1 बार आया है। अब ये अल्फा का मान निकालना है और सवाल कह रहा है बहुलक कितना है, 7। अब थोड़ा यहाँ देखो, बहुलक क्या होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे इन 2 बारंबारता में टाई है, 5 वाली में और 7 वाली में। अब जैसे ही अगर ये अल्फ़ा अगर ये 5 हो जाए, मान लो अल्फ़ा का मान 5 हो जाए, तो अल्फ़ा ये जैसे 5 होगा मतलब इसकी बारंबारता बढ़ जाएगी, अल्फ़ा एक बार और आ गया मतलब ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 ज़्यादा हो गया 3 से, मतलब बहुलक फिर अपना बहुलक क्या हो जाएगा, 5। लेकिन 5 नहीं कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि बहुलक 7 है। ये बहुलक 7 है, मतलब ये है अपना बहुलक, और ये बहुलक 7 कब होगा, जब इसकी बारंबारता ज़्यादा हो जाए। ये 3 है, इसकी बारंबारता जैसे 4 होगी तो हम इसको बहुलक बोल देंगे, और मतलब अब बात आपको समझ में आ गई कि इसकी बारंबारता अधिक हो जाए, और अधिक हो जाए मतलब ये एक बार और आ जाए, मतलब अल्फा का मान जैसे ही आप 7 लोगे तो ये 7 4 बार हो जाएगा, और ये 7 4 बार हो गया मतलब सबसे ज़्यादा बार हो गया, तभी तो इसका बहुलक 7 होगा, मतलब अल्फा कितना होगा, 7। बात समझ में आ गई आपको।
कह रहा है बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध। ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, कई बार फॉर्मूला सीधा पूछ लेता है, आपको पता है ये बहुविकल्पी प्रश्नों में। ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो अब विकल्प देख लो, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा।